गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आभा सारस्वत आज अपने इस वीडियो के अंतर्गत संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियों के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। मैंने अपने इससे पूर्व वाले वीडियो में बच्चों संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधियों के विषय में आपको बताया था। तो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति आई थी 1835 में, उससे पूर्व तक जो विधियां प्रयुक्त होती आई हैं संस्कृत के लिए, संस्कृत शिक्षण के लिए, वे सब प्राचीन विधियों के अंतर्गत रखी गई। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद से संस्कृत शिक्षण के लिए आज तक प्रयुक्त की जाने वाली विधियों को इस श्रेणी में रखा गया। चूँकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव मानी जाती है, तो उसके बाद संस्कृत शिक्षण करवाया जाता था, लेकिन उन विधियों में थोड़ा सा जो प्राचीन काल से चली आ रही थी उनमें थोड़ा परिवर्तन देखा गया, और जो विधियां उसके बाद से प्रयुक्त होती आई हैं उन सभी को संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियों के अंतर्गत रखा गया। इनमें से पहली है पाठ्य पुस्तक विधि। भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक डॉक्टर वेस्ट थे। इनके अनुसार शिक्षण को इस ढंग से सुनियोजित किया जाना चाहिए ताकि छात्र जिस अवस्था में भी विद्यालय छोड़े वे अपने पठित अंश का अधिकाधिक लाभ उठा सके। अर्थात पाठ्य पुस्तक एक ऐसी वस्तु है जिससे यदि बालक विद्यालय छोड़ता है, यदि किसी कारणवश उसको विद्यालय छोड़ना पड़ता है, तो उसका जो उसने अध्ययन किया है अभी तक, उसका नुकसान उसे नहीं उठाना पड़ेगा। यानी कि उसके सामने जब लिखित सामग्री होगी पाठ्य पुस्तक के रूप में, तो अपने विद्यालय छोड़ने के उपरांत भी वो अपनी पठित सामग्री के माध्यम से अपने ज्ञान को वर्धित कर सकता है। यह विधि बालक के शब्द भंडार में वृद्धि करने वाली है। देखिए, आज हम जो मोबाइल इत्यादि के माध्यम से जो लिखित सामग्री प्राप्त कर रहे हैं, एक तरीके से कहीं ना कहीं वो भी पाठ्य पुस्तक का ही विकसित रूप माना जा सकता है। तो पाठ्य पुस्तक यानी किसी विषय वस्तु के लिए लिखित सामग्री का उपलब्ध होना। तो उस स्थिति में यदि हम विद्यालय छोड़ भी देते हैं, यदि हमें छोड़ना पड़ता है किसी कारणवश, तो बालक का नुकसान ना हो, इसे पाठ्य पुस्तक विधि के अंतर्गत रखा। दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि को डायरेक्ट मेथड, सुगम पद्धति अथवा निर्वात विधि भी कहते हैं। इस विधि से भाषा विशेष को पढ़ाते समय उस ही भाषा को माध्यम रखा जाता है, जैसे संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से, अंग्रेजी को अंग्रेजी के माध्यम से। यानी जब हम इसके अंतर्गत यह है कि डायरेक्ट मेथड, यानी यदि हम संस्कृत भाषा पढ़ाएं, हिंदी भाषा पढ़ाएं, उर्दू भाषा पढ़ाएं या अंग्रेजी भाषा पढ़ाएं, हम उसको पढ़ाते वक्त किसी अन्य भाषा का प्रयोग उसके अंतर्गत ना करें। यदि हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत टू संस्कृत पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएं। इससे होगा क्या, यह छात्रों के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक है। बच्चा सुनेगा भी उसी भाषा को और चिंतन भी उसका उसी भाषा के अंतर्गत होगा और उसकी अभिव्यक्ति भी उसी भाषा के माध्यम से हो सकेगी। तो ये किसी भी भाषा विशेष में शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने वाली विधि है। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक विधि, अर्थात किसी भी विषय वस्तु का विश्लेषण करना। बहुत ही प्रचलित विधि है, हम क्लास में भी बार बार इस विधि की चर्चा करते हैं कि यह विधि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। आप लोगों ने शिक्षण सूत्र पढ़े होंगे, जैसे पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। यानी अपनी पठन पाठन को या शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक कोई ना कोई शिक्षण सूत्र अपनाता है। तो पूर्ण से या तो पढ़े हुए हम लोग अपने पढ़ी हुई विषय वस्तु से जो नहीं पढ़ी हुई है उसकी ओर जाना, सरल से कठिन की ओर जाना और पूर्ण से अंश की ओर जाना। इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण पाठ को छोटे छोटे वर्गों में या टुकड़ों में विभाजित कर छात्रों के समक्ष रखा जाता है। क्योंकि यदि हम संपूर्ण पाठ को एक साथ बच्चे को सिखाना चाहेंगे तो हो सकता है वो अरुचिकर हो या बालक के लिए बहुत ही भारी भरकम हो, बच्चा उसको हो सकता है ना सीख पाए। तो उस संपूर्ण पाठ को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे वर्गों में विभाजित करेंगे, एक एक टुकड़े को, एक एक अंश को उसको पढ़ाएंगे और फिर संपूर्ण करके उसको बताएंगे। तो संपूर्ण जैसे संस्कृत में संपूर्ण वाक्य को पढ़ाकर फिर उसका शब्द परिचय कराना।
तो उससे क्या होगा, एक वाक्य के अंतर्गत हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको विभाजित करके जब बताएंगे तो बालक उसको सीखने में आसानी होगी और रुचिकर होगा। व्याकरण में इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। संस्कृत व्याकरण में जैसा हम जानते हैं कि सूत्र रूप में ही संपूर्ण संस्कृत व्याकरण रचित है, तो उन सूत्रों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके बताते हैं। या फिर इसके अतिरिक्त गद्य वगैरह होता है तो उसके जो बड़े बड़े अनुच्छेद होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, उनको हम समास के माध्यम से छोटे छोटे वर्गों में, छोटे छोटे शब्दों में विभाजित करके छात्रों के सामने उपस्थित किया जाता है, जिससे कि शिक्षण कैसा हो, पूर्ण से अंश की ओर हो, रुचिकर हो और सरल हो। नेक्स्ट है व्याख्या विधि। यह विधि प्राचीन एवं नवीन दोनों ही विधियों के अंतर्गत आती है। हमने उस पहले वाले वीडियो में भी बताया था। जटिल अंशों व मुख्य भावों को स्पष्ट करने में यह अत्यंत उपयोगी है। यानी कि जो जटिल कुछ ऐसे अंश आ जाते हैं, मुख्य या उसका जो पठित अंश का जो मुख्य भाव है, लेखक क्या कहना चाह रहा है, उसको हम व्याख्या के रूप में उपस्थित करते हैं। यदि हम किसी गद्य हमने पढ़ा या पद्य पढ़ा या व्याकरण पढ़ी, यदि हम उसको सिर्फ एक रीडिंग के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहेंगे तो बालक उसको आत्मसात करने में असक्षम हो सकता है। लेकिन यदि हम उनको अपने शब्दों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से उसके अंशों को, जटिल अंशों को और मुख्य भावों को, यानी मूल जो उसका भाव है, उसको हम जब सरल शब्दों से बताएंगे तो बालक उसको सीखने में सक्षम हो सकेगा। नेक्स्ट है व्याकरण विधि। व्याकरण भाषा की आत्मा होती है। व्याकरण के बिना भाषा का ज्ञान अधूरा है। षड वेदांगों में भी व्याकरण का मुख्य स्थान है। यानी कि व्याकरण एक तरीके से भाषा की आत्मा है। बिना व्याकरण के किसी भी भाषा का, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, व्याकरण के अभाव में भाषा मृत भाषा के समान हो जाती है। तो जब तक यदि हमें भाषा का सुदृढ़ ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके व्याकरण को जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त षड जो हमारे वेदांग हैं, 4 हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके अतिरिक्त जो हमारे वेदांग हैं, वेदों के अंग 6 वेदांग बताए गए हैं, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और कल्प। उनके अंतर्गत भी व्याकरण का मुख्य स्थान है। व्याकरण को मुख के समान बताया है। जैसे मुख हमारे संपूर्ण हाव भावों को, हमारे संपूर्ण विचाराभिव्यक्ति को प्रकट करता है, उसी प्रकार जो व्याकरण है वो शुद्ध और समृद्ध होता है और हमारे संपूर्ण विचाराभिव्यक्ति को प्रकट करता है। अब व्याकरण के अंतर्गत रखा होता क्या क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या क्या होती है, शब्दों की व्युत्पत्ति यानी शब्द की रचना किस प्रकार की गई है, उसका प्रयोग कहाँ करना है, उसका पूर्व पक्ष क्या है, उत्तर पक्ष क्या है। जैसे पूर्व पक्ष उपसर्ग इत्यादि हैं, प्रत्यय हैं, संगति, कहाँ किस शब्द का प्रयोग किया जाए। क्योंकि कई बार संस्कृत का तो शब्द भंडार बहुत ही सुदृढ़ है, समृद्ध है, उन्नत है, तो एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से प्रयुक्त किया जाता है या अलग अलग भावों को दिखाने के लिए अलग अलग मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ किस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाए, ये व्याकरण के ज्ञान से ही ज्ञात होता है। तो इस उद्देश्य से इस विधि को पढ़ाया जाता है, व्याकरण विधि को। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि हम यदि भाषा शिक्षण कर रहे हैं तो हमारे लिए ये सब व्याकरण है, शुद्ध उच्चारण है, व्याख्या करना है, ये सब चीज़ों को समझना और इन चीज़ों का अपने शिक्षण में क्रियान्वयन करना, अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। यदि शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, यदि भाषा का शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तो ना हम सिखा सकते हैं ना हम सीख सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करना कि हाँ हमने पढ़ लिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यदि भाषा के संपूर्ण और सुदृढ़ ज्ञान के लिए इन सब तत्वों का होना अति आवश्यक है, अन्यथा फिर हमारा भाषा शिक्षण, भाषा को पढ़ना व्यर्थ है, उसके मुख्य भाव को हम समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट विधि है हर्बर्टीय पंचपदी। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री व मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट ने इस विधि का प्रतिपादन किया। मनोवैज्ञानिक हुए हैं हर्बर्ट, उन्होंने इस विधि को बताया। इस विधि में मुख्यतः 5 पदों के द्वारा शिक्षण किया जाता है। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, पंचपदी, 5 स्टेप होते हैं इसके, ठीक है। तो पहला है आपका प्रस्तावना,
पहला स्टेप है पंचपद। पहला पद है प्रस्तावना। प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है। इसके माध्यम से पठित पाठ एवं आगे पढ़ाए जाने वाले पाठ के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। अर्थात प्रस्तावना क्या है, हमारा पूर्व ज्ञान और जो पढ़ाए जाने वाला पाठ है उसके बीच कड़ी का कार्य कौन करता है, उसका बीच कड़ी का कार्य करती है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना विविध विधियों के द्वारा निकलवाई जा सकती है, जैसे सरल प्रस्तावना सरल व संबद्ध प्रश्नों द्वारा, अंतः कथा छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से इत्यादि के द्वारा निकलवाई जा सकती है। अर्थात प्रस्तावना के माध्यम से हम एक तो पूर्व ज्ञान को जांचने का प्रयास करते हैं बालक के, और पूर्व ज्ञान या पूर्व पठित पाठ और पढ़ाए जाने वाले पाठ के बीच में संबंध स्थापित करना, ताकि बच्चा उसको कोरिलेट कर सके। हमारा उद्देश्य क्या है, जो हम पढ़ा चुके हैं उसे और आने वाली विषय वस्तु को बालक कोरिलेट कर सके, संबद्ध कर सके। नेक्स्ट है विषयोपस्थापन। बहुत इंपॉर्टेंट है विषयोपस्थापन, यानी हमारा जो कंटेंट है हम उसको किस प्रकार बालक के समक्ष प्रस्तुत करें, ये इसके अंतर्गत आता है। इस सोपान में उद्देश्य कथन के साथ विषय का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उद्देश्य कथन जो कि शिक्षक के द्वारा कहा जाता है कि हाँ आज बालकों आज हम बच्चों इस क्लास को, इस विषय को, इस प्रकरण को पढ़ेंगे। तो इस कथन के साथ में विषय का जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रत्येक विधा का विषयोपस्थापन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। देखिए, प्रत्येक विषय का और प्रत्येक विधा का विषयोपस्थापन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। आप भाषा में जैसे गद्य की यदि हम बात करें, गद्य को हम कैसे पढ़ाएंगे, आदर्श वाचन जो कि शिक्षक द्वारा किया जा रहा है, अनुकरण वाचन जो कि छात्रों द्वारा किया जा रहा है, और फिर उसके बाद जो काठिन्य जो प्रॉब्लम्स बच्चों को लग रही है, कठिन शब्द इत्यादि हैं, उनके निवारण करके उनका अर्थ इत्यादि बता के। इसी प्रकार नाटक का हम यदि पढ़ते जाएंगे नाटक में, तो वो नाटक का मूल तत्व क्या है, संवाद, उसके संवाद और उसके मूल हाव भाव। तो जब तक हम अभिनय नहीं करवाएंगे, संवादों का उच्चारण इत्यादि नहीं करवाएंगे, तो नाटक की जो मूल आत्मा है वो बालक नहीं सीख पाएगा। तो भाषा की दृष्टि से ये सब इम्पोर्टेंट है। आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, अभिनय है, संवाद है। लेकिन यदि हम चाहें कि विज्ञान में भी हम इन विधियों के द्वारा विषयोपस्थापन कर सकें, तो फिर वो व्यर्थ हो जाएगा। विज्ञान के अंतर्गत हम डेमोन्स्ट्रेशन है इत्यादि विधियां, प्रदर्शन इत्यादि विधियां बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पर। तो अलग अलग विधा, अलग अलग विषय के लिए जो विषयोपस्थापन है वो भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। इसके बाद है तुलना विधि। जिन जिन स्थलों पर कठिनाई होती है उन शब्दों व भावों को स्पष्ट करने के लिए समानता रखने वाली अन्य विषय वस्तु और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए तुलना करते हुए विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाना। यानी जब हमने एक विषय सामग्री बच्चों को पढ़ाई, यदि बालक उसमें कहीं ना कहीं कठिनाई का अनुभव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसी से मिलती जुलती अन्य विषय वस्तु उनके समक्ष रखेंगे, जिससे कि बालक तुलना कर सकेगा, वर्गीकरण कर सकेगा, और बालक की जो चिंतन करने की जो क्षमता है, जब वो स्वयं वर्गीकरण करेगा, स्वयं तुलना करेगा, तो निश्चित रूप से एक विषय की जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो स्वयं निकाल पाएगा। जैसे हम गद्य पढ़ा रहे हैं और पद्य पढ़ा रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे कि गद्य और पद्य की तुलना करिए, तो वो स्वयं गद्य की विशेषताएं और पद्य की विशेषताएं स्वयं निकाल सकेगा। तो इससे एक तो रुचि बढ़ती है विषय वस्तु के प्रति, और बालक की चिंतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट है सामान्यीकरण। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करना, किसी पढ़े हुए अंश के माध्यम से किसी नियम का प्रतिपादन और फिर उसका जनरलाइजेशन करना, सभी परिस्थितियों में उसको अप्लाई करना या लागू करना। जैसे इस सोपान में पढ़े गए पाठ के निष्कर्ष अथवा सार पर छात्र पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। जैसे व्याकरण शिक्षण में विविध उदाहरणों का अध्ययन करने के बाद तत्संबंधी नियम बताना।
ठीक है, यानी जैसे व्याकरण के अंतर्गत हमने संधि, सपोज करिए हमने संधि का उदाहरण लिया, तो संधि में हमने कुछ उदाहरण देखे उसके, दीर्घ संधि के उदाहरण, यण संधि के उदाहरण, गुण संधि के उदाहरण। तो उन मिलते जुलते उदाहरणों के बाद फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ, एक स्वर और दूसरे स्वर को जब मिलाएंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे तो आपकी दीर्घ संधि बनती है, इस स्वर और इस व्यंजन को मिलाएंगे तो यण संधि बनती है। तो इस तरीके से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम, स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं, विभिन्न उदाहरणों को देखते हैं, फिर एक नियम निकल कर आता है। उस एक नियम को हम बता सकते हैं कि हाँ, इन परिस्थितियों में यह नियम लागू होता है। तो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत मुख्यतः यह प्रयुक्त होती है सामान्यीकरण विधि। फिर है प्रयोग विधि। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या होता है, किसी भी पढ़े हुए पाठ को बालक अपने व्यवहार में उतार सके। किसी भी विषय वस्तु का, किसी भी विषय का, चाहे इतिहास हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, जब तक बालक उन परिस्थितियों का प्रयोग, जब अपने पढ़े हुए ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो उसका जो पढ़ना है वो व्यर्थ है। तो प्रयोग पाठ को पढ़ने व तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद नवीन जो उसने ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को व्यवहार में लाने की योग्यता छात्रों में विकसित करना, ताकि वे स्वयं इतने योग्य हो सकें ताकि जो उन्होंने विषय वस्तु पढ़ी है उसे वो अपने व्यवहार में उतार सकें। यह कैसे होगा? यह अभ्यास कार्य एवं गृह कार्य के माध्यम से संपन्न होता है। तो एक तो बालक की तर्क क्षमता इससे विकसित होती है, कहीं ना कहीं वो सोचने समझने की जो क्षमता है वो विकसित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के प्राप्त ज्ञान को परिपुष्ट करना है। परिपुष्ट यानी उसको समृद्ध बनाना है, उसको सुदृढ़ बनाना है, ताकि जिन चीज़ों को उसने थ्योरेटिकली पढ़ा है उन चीज़ों को वो प्रैक्टिकली अपनी जीवन में उतार सके। यह प्रयोग विधि का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट और लास्ट है आपकी नवीन विधियों के अंतर्गत मूल्यांकन विधि। यह हर्बर्ट पंचपदी का विकसित रूप है। जो हमने ये 5 स्टेप इसके पढ़े हैं हर्बर्ट विधि के, उसका ही विकसित रूप है। इसमें प्रत्येक सोपान से संबद्ध उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कक्षा में किए जाने वाले कार्यकलापों का संयोजन कर साथ साथ मूल्यांकन भी किया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके अंतर्गत मूल्यांकन साथ साथ चलता है। सही प्रतिक्रियाओं पर छात्रों को ठीक है, यहाँ तक देखते हैं पहले। यानी हर्बर्ट पंचपदी का विकसित रूप है। जो हमने 5 पॉइंट्स इसमें पढ़े हैं, तो उनका साथ के साथ शिक्षक द्वारा उनको जांचना, ठीक है ना, कार्यकलापों का संयोजन कर साथ साथ मूल्यांकन करना। यानी जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे, जो हमने प्रस्तावना प्रस्तुत की थी, क्या उस प्रस्तावना को बच्चे सीख पाए? क्या उस प्रस्तावना से संबंधित जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे बालक उसको ग्रहण कर पाए? क्या बालक तुलना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या सामान्यीकरण को बच्चे समझ पा रहे हैं? क्या उस पठित अंश को प्रयोग में ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं? तो इस तरीके से क्लास के अंतर्गत ही मूल्यांकन करना अपने उद्देश्यों का, या बालक के जो विषय वस्तु है और जो उसका व्यवहारगत परिवर्तन है उसका मूल्यांकन करना कि क्या हमने विषयोपस्थापन करा, बालक के सामने विषय वस्तु रखी, तो क्या बालक के व्यवहार में व्यवहारगत परिवर्तन हुआ अथवा नहीं? क्या बालक उसे प्रयोग में ला पा रहे हैं या नहीं? क्या तुलना कर पा रहे हैं या नहीं? तो इस तरीके से साथ के साथ उसका मूल्यांकन करना। सही प्रतिक्रियाओं पर छात्रों को अभिप्रेरित व पुनर्बोलित होने का अवसर मिलता है। तो इससे क्या होगा, इससे लाभ क्या होता है? यदि बालक सही दिशा में जा रहा है तो उससे मोटिवेशन और पुनर्बलन, मोटिवेशन बालक को वही उसको प्राप्त हो सकेगा, तो वो और अच्छा करने का प्रयास करेगा। इस तरीके से बच्चे को मोटिवेट करने के लिए यह विधि बहुत ही उपयोगी है। क्लास में ही हम जैसे हमने विषय पढ़ाया, बच्चे को कंटेंट उसके समक्ष रखा, उसके बाद हमने छोटे छोटे उसमें से प्रश्न पूछे उससे, तो उससे क्या होगा, बालक को अपने ज्ञान का, अपने कमियों का पता चल सकेगा, और यदि वो अच्छी सही दिशा में जा रहा है, सकारात्मक दिशा में जाता है, तो उसको मोटिवेट होने का अवसर भी प्राप्त होगा। साथ ही शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार करने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो यह विधि सिर्फ छात्रों के लिए नहीं अपितु शिक्षक के लिए भी उपयोगी है। यदि हमें कहीं लगता है कि हमारे शिक्षण में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह रही है, तो टीचर के लिए भी एज अ फीडबैक ये विधि काम करती है। शिक्षक को भी अपने शिक्षण को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंतर्गत अपने संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियों को विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब मैं अपने अगले वीडियो के अंतर्गत जो संस्कृत शिक्षण के नवीनतम उपागम देखे थे, अप्रोचेस देखी थी, उनके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।